channel. So today I am going to teach you difference between memorandum of association and articles of association. ये बहुत important topic है, इसका question अक्सर एग्जाम में आ जाता है. इससे पहले भी मैंने कंपनी लॉ की और बिजनेस लॉ की स्टार्ट्स की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बेसिक डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस है नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम MOA भी कहते हैं. It is mandatory to have a memorandum at the time of the company registration. The registration cannot be done without the memorandum. Mandatory का मतलब होता है compulsory. ये बहुत ज़रूरी होता है memorandum जब कंपनी रजिस्टर होती है. मीन्स जब कंपनी एक बनती है तो उसे रजिस्टर कराना पड़ता है. तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए कंपनी के पास, तभी रजिस्टर होगी, अदरवाइज वो रजिस्टर नहीं हो पाएगी बिना मेमोरेंडम के. ओके. और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का क्या है? इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू प्रिपेयर दिस डॉक्यूमेंट. कोई कंपलसरी नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना एंड फाइल इट विद द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार के पास फाइल करना. पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है बाय शेयर्स, उसमें क्या है, उसको एक छूट है. मीन्स क्या कर सकती हैं, द कंटेंट्स ऑफ टेबल ए आर टेकन टू बी द मॉडल सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी एंड फॉर ए प्राइवेट कंपनी इट इज नेसेसरी टू हैव द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. देखो, पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी है वो अपना आर्टिकल बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती. अगर वो नहीं बना रही है तो टेबल ए और शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी एक्ट में एक परफॉर्मा दिया गया है, एक मॉडल दिया गया है, तो वो उसी को फॉलो कर सकती है अपना आर्टिकल अगर वो नहीं बनाती है, सिर्फ पब्लिक कंपनी. और प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है अपना आर्टिकल्स बनाना. ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है रजिस्ट्रेशन में. मींस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उसको फाइल करना रजिस्ट्रार के पास, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस. इट इज़ द कंपनी प्राइमरी और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट. मैंने पहले भी बताया, कई बार क्या होता है कि आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द प्राइमरी और द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, या डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, या चार्टर ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है. बिल्कुल आप सोच लीजिए कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है. कई बार आपको डायरेक्ट नाम नहीं दिया होता है. तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसे बहुत नाम से जाना जाता है. फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, कंपनी का प्राइमरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. इसको चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है. आर्टिकल्स ऑफ कंपनी आर सब्सिडरी टू मेमोरेंडम. जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो मेमोरेंडम के बाद इंपॉर्टेंट है. मींस इंपॉर्टेंट तो देखो ये भी है, लेकिन सब्सिडरी है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है. Next is subject matter. It contains the description of fundamental objects, scope and powers of company. Memorandum of Association में कंपनी के ऑब्जेक्ट्स की, कंपनी क्या काम कर सकती, क्या मकसद है कंपनी के फॉर्म होने का, क्या स्कोप है और उसकी क्या पावर्स है, ये बताया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स, सब रूल्स दैट विल गवर्न द कंपनी एक्टिविटीज इन द परस्यूट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, अब जो ऑब्जेक्टिव्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिए गए, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए होते हैं कि क्या रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करेगी कंपनी, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो रिलेशनशिप क्रिएट करता है कंपनी की आउटसाइडर्स के साथ. ठीक है, मींस जब भी कोई आउटसाइडर आता है कंपनी के साथ डील करने के लिए, तो ये माना जाता है कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के आया होगा. ठीक है, इन द मैनर दैट देयर बीइंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू. ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशनशिप क्रिएट करती है कंपनी जो है वो कंपनी आउटसाइडर्स के साथ. वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी और आउटसाइडर्स के साथ रिलेशन क्रिएट करता है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है. ओके. और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग होता है कि अंदर क्या हो रहा है. तो वो रिलेशनशिप किसमें क्रिएट करता है, वो कंपनी का उसके मेंबर्स के साथ क्रिएट करता है. तो ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंप्लीटली इंटरनल है. ठीक है, कंपनी का अपने मेंबर्स के साथ, क्योंकि मेंबर्स को ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, किसी बाहर वाले को नहीं करने होते हैं. ठीक है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी और आउटसाइडर्स का रिलेशनशिप क्रिएट करता है.
नेक्स्ट इज रेगुलेशन. द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013. इसको कंपनीज एक्ट 2013 रेगुलेट करता है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी कंपनीज एक्ट 2013 ही रेगुलेट करता है, लेकिन उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी रेगुलेट करता है. मींस जो चीज मेमोरेंडम में लिखी है उसी के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे. ठीक है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को इन दोनों को फॉलो करना पड़ता है कि कंपनी एक्ट क्या कह रहा है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं. तो इसको दोनों चीजें गवर्न करती हैं आर्टिकल्स को. नेक्स्ट इज ऑल्ट्रेशन. ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंजेस करना. द मेमोरेंडम कैन नॉट बी ऑल्टर्ड इजीली. मेमोरेंडम को आप इजीली ऑल्टर नहीं कर सकते. अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब आप लोग कहोगे कि मैम ये तो ऑल्टर हो जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि कैसे आप मेमोरेंडम को ऑल्टर कर सकते हैं. देखिए, ऑल्टर हो जाती है चीज़ें, लेकिन मेमोरेंडम इजीली ऑल्टर नहीं होता है. उसमें आपको रेजोल्यूशंस पास करने पड़ते हैं और साथ के साथ मेमोरेंडम, कुछ ऑल्ट्रेशन इस तरीके की है मेमोरेंडम में जिसमें आपको कोर्ट या कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप उसे चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो इजीली नहीं होता है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप इजीली ऑल्टर कर सकते हो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके. ओके. Next is legal effect. It is assumed that any person dealing with the company is conversant with the conditions stated in its memorandum. Conversant का मतलब होता है कि वो पढ़ के आया होगा, उसे पता है. ठीक है, तो ये माना जाता है कि कोई भी पर्सन अगर कंपनी के साथ डील करने के लिए आया है तो वो सारी कंडीशंस जो मेमोरेंडम में लिखी है वो पढ़ के आया होगा. ठीक है, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं. ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हो, कोई भी जाके इसे पढ़ सकता है, किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम. If a person makes a contract with the company that the memorandum does not allow, the contract cannot be disputed in the court of law. Suppose अगर एक पर्सन ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो कि उसका मेमोरेंडम अलाउ नहीं करता था, मीन्स कंपनी ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो कि उसके मेमोरेंडम में ही मेंशन नहीं था कि वो ये काम कर सकती नहीं थी. ठीक है, तो उस केस में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो वो कोर्ट में नहीं लेके जा सकता वो पर्सन. क्यों? क्योंकि माना जाता है, कोर्ट तो सबसे पहले यही कहेगा कि हम आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आप कंपनी के साथ कोई डीलिंग करने आते हो तो आप मेमोरेंडम पढ़ के आए होगे. ठीक है, तो उसे आप कोर्ट में डिस्प्यूट नहीं कर सकते. Then next is article of association. Like the memorandum, it is assumed that any outsider dealing with the company is conversant with its articles. जैसे मेमोरेंडम का है वैसे ही आर्टिकल्स का है. इसके लिए भी यही माना जाता है कि कोई भी आउटसाइडर अगर कंपनी के साथ डील करने आ रहा है तो उसे आर्टिकल्स के बारे में पढ़ के आया होगा. लेकिन अगर इफ देयर इज अ ब्रीच होता है तोड़ना, इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट by the company because of some internal irregularity which the outsider is unaware, then he can take the recourse of law. अब इसमें एक वर्ड है इंटरनल इरेगुलरिटी. इसका क्या मतलब है? इंटरनल का मतलब ये है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग होता है. मैंने आपको पहले भी बताया है, कंपनी का अपने मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करता है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन तो अंदर के लोगों ने फॉलो करने होते हैं ना, उसे तो कोई बाहर का पर्सन नहीं कर सकता. तो ये इंटरनल है. इरेगुलरिटी का मतलब है कि कोई चीज़, कोई रूल जो फॉलो करना चाहिए था लेकिन कंपनी ने नहीं करा. ठीक है, तो अगर कोई ऐसा काम करा है, कोई रूल रेगुलेशन अंदर फॉलो करना चाहिए था जो कि उन्होंने नहीं करा. अब इस चीज़ के बारे में बाहर वाले को तो नहीं पता होगा ना कि कंपनी ने वो रूल फॉलो करा कि नहीं करा, क्योंकि वो तो बिल्कुल इंटरनल है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो उस केस में जो आउटसाइडर है वो कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि वो ये कहेगा कि मुझे क्या पता, मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि कंपनी का अंदर का रूल रेगुलेशन है, इन्होंने फॉलो किया होगा. अगर इन्होंने फॉलो नहीं किया तो उसके लिए मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ ना. इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है तो मुझे इसका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए. ठीक है, लेकिन मेमोरेंडम में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बताता है कि कंपनी का उसके आउटसाइडर्स के साथ क्या रिलेशन है, वो जो है वो पढ़ के आए जब भी कंपनी के साथ डील करने के लिए आए मेमोरेंडम को. ओके. नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर. ठीक है, किसी चीज़ के बाहर, बियॉन्ड मतलब जिस चीज़ की पावर नहीं है कंपनी को, ठीक है, और उसके बाहर अगर कोई काम किया गया हो. ऑल एक्शंस ऑफ द कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम आर डीम्ड टू बी अल्ट्रा वायर्स. कोई भी ऐसा काम कंपनी का किया गया जो कि उसकी स्कोप से बाहर है, मींस जो स्कोप मेमोरेंडम में लिखी है उससे बाहर अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो वो अल्ट्रा वायर्स माना जाता है, मींस वो वॉइड माना जाता है, और उसे आप रेटिफाई नहीं कर सकते. कंपनी रेटिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना. किसी भी हाल में आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते. जो चीज़ अल्ट्रा वायर्स है मेमोरेंडम की, वो
वॉइड ही होगी, उसको आप बिल्कुल भी करेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई ऐसा काम हो जाए जो कि आर्टिकल्स की स्कोप के बाहर है तो वो भी वॉइड होता है, ठीक है। लेकिन इसको आप रेटिफाई कर सकते हो। देखो वॉइड दोनों के केस में है, मेमोरेंडम में भी और आर्टिकल्स में भी। बस फर्क इतना है कि मेमोरेंडम के एक्शंस को आप रेटिफाई नहीं कर सकते, आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते लेटर ऑन, लेकिन आर्टिकल्स को आप रेटिफाई कर सकते हो। बाद में आप उसे उसी एग्रीमेंट को या फिर आर्टिकल आप उस जैसे एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, और वो एग्रीमेंट ऐसा था कि जो आर्टिकल्स की स्कोप के बाहर था, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस आर्टिकल्स को स्पेशल रेजोल्यूशन से उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। लेकिन मेमोरेंडम में आप उसे रेटिफाई नहीं कर सकते, आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते, आपको नया ही एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जो कि कंपनी की स्कोप के अंदर होगा। Okay. Next is governance. The articles of a company cannot have any such provision that is contrary to the memorandum. Contrary का मतलब होता है opposite. आर्टिकल में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं होना चाहिए जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट जाता हो। ऐसा नहीं है कि मेमोरेंडम कुछ और कह रहा है और आर्टिकल्स में रूल जो है वो मेमोरेंडम के अगेंस्ट बना रखे हैं। इन अदर वर्ड्स, मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी इज नॉट गवर्न्ड बाय द आर्टिकल्स। मेमोरेंडम को आर्टिकल गवर्न नहीं करता है, आर्टिकल को मेमोरेंडम गवर्न करता है। द आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी आर गवर्नड बाय व्हाट इज स्टेटेड इन द कंपनीज मेमोरेंडम। तो पहले मेमोरेंडम बनता है, उसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल बनता है, ठीक है। तो आर्टिकल्स जो है उसको मेमोरेंडम गवर्न करता है, मेमोरेंडम को आर्टिकल गवर्न नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट इज डिफेंस। Any contract made with the company that goes against what is stated in its memorandum is not a valid contract by law. कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट जाता हो या फिर मेमोरेंडम की स्कोप के बाहर हो, वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन आर्टिकल के केस में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आर्टिकल के अगेंस्ट जाता हो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए आप आर्टिकल्स को चेंज कर देंगे, लेकिन मेमोरेंडम को आप इजीली ऑल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। मेमोरेंडम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चार्टर ऑफ द कंपनी है, लेकिन आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन मेमोरेंडम इज द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ओके, सो